वेलकम गाइस। एंड आज की बात कुछ ऐसी है कि भाई हम थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं कौन सा एग्जाम के। हमारा सीटीएस एग्जाम नियर बाय है, तो उसके लिए सीटीएस का एग्जाम है हमारा, और हम बात कर रहे हैं किसके बारे में। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं भाई, किस चीज़ के, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के, और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये दो ही चीज़ें हैं, फटाफट से इसे कवर करते हैं। सीडीएस फर्स्ट एग्जाम डायरेक्टली मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर को उठाया है और इसी को सॉल्व कर लेंगे भाई। ये सिर्फ इसलिए है ताकि हमें यह पता चले कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं पेपर के अंदर। ये चीज़ याद रखना, एक दो क्वेश्चन रिपीट जरूर होता है। तो हम चाह रहे हैं कि हम मैक्सिमम स्कोर करें। तो आ जाओ भाई, देखो कुछ एक क्वेश्चन हैं मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। आओ भाई, ये जो सेट था, एक सेकंड रुको, सेट था ये सेट ए। ये बिल्कुल पेपर पास करने के लिए दिया गया था। सबसे पहले ही हमारे पास क्या है, साइंस के क्वेश्चंस हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे जो अल्फा स्कैटरिंग जो था बाय थिन गोल्ड फॉयल सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये किसने किया था? सबसे पहले तो ये हमें पता हो, ये रदरफोर्ड ने किया था भाई। ये पहले पेपर में पूछा जा चुका है कि अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल किसका था, तो ये रदरफोर्ड ने किया था भाई। अब बात क्या आती है, बात आती है कि भाई इससे हमें किस चीज़ के बारे में पता चला था। तो भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पहले से ही पता था, प्रोटॉन के बारे में पहले से ही पता था। इसने जो बताया, इसने ये बताया कि भाई इसके सेंटर के ऊपर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके अंदर हेवीली पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है। तो इसका आंसर होगा सी। बात आती है किसके बारे में, आइसोबार्स के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार वो होते हैं जिनका एटॉमिक मास तो क्या हो, इक्वल हो, बट एटॉमिक नंबर जैसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं वो डिफरेंट होता है। तो समझने की बात यह है कि मास नंबर जिनका बराबर है और वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के हैं। और याद रखना है कि भाई अगर हमने किसी को एक्स से रिप्रेजेंट किया है तो इसके नीचे की तरफ यहाँ पे लिखा जाता है इसका एटॉमिक मास, और ऊपर लिखा जाता है एटॉम, या नीचे लिखा जाता है भाई एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक मास। यहाँ देखो भाई किसमें ऊपर की वैल्यूज बराबर है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हुए। ऑप्शन नंबर फोर्थ, आर्गन एंड कैल्शियम याद ही रखना है। इसके साथ हम पोटाशियम को पीसी के अंदर रखते हैं 40 एंड 19। तो ये तीनों का ग्रुप होता है आइसोबार्स का। आ गया भाई, हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज फिजिबल। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हमें देखना है फिजिबल होगी या नहीं होगी, उसके लिए हमें पता होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। याद रखना, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर आता है, कॉपर के नीचे हाइड्रोजन आती है भाई। तो आ जाओ भाई, देखो ये तो होगी, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। बस एक चीज याद रखना कि कॉपर से ऊपर क्या होता है, लेड होता है। तो ये कम रिएक्टिव है, लेड ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे इन्होंने क्या करवाया, इन्होंने कहा कि भाई कॉपर ने लेड को डिस्प्लेस कर दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये नॉट फिजिबल वाली हमारी इक्वेशन है। आ गया हो भाई, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि भाई एक पीएच है जिसमें पीएच की वैल्यू नियरली जीरो है या इक्वल टू जीरो है। तो याद रखना है भाई, पीएच जो स्केल होता है उसके अंदर वैल्यूज 0 से 14 तक होती हैं। ये होती हैं हाईली बेसिक, ये होती हैं हाईली एसिडिक, और जो 7 है न्यूट्रल। तो हमसे 0 के पास पूछा है, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन हमारा आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्टमक। ह्यूमन स्टमक में क्या होता है, HCl होता है। ये चीज हमें पता ही है। ये जब एक्स्ट्रा रिलीज हो जाता है, इसी से हमें प्रॉब्लम होती है किसकी, एसिडिटी की। और उसको ठीक करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटा एसिड, जिसमें सबसे फेमस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि जनरली किसमें पाया जाता है, हमारा इनो के अंदर होता है। अब भाई आगे बढ़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मैच द फॉलोइंग। हमें दिया गया बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये इनके यूजेस दिए गए हैं। तो याद रखना, जो हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट, वहां से यूजेस के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन आता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में यूज होगा, एंटासिड में, करेक्ट है भाई। तो सी डायरेक्टली हमें पता चला देखने से ही 3 होगा। C3 होने का मतलब ये ऑप्शन हटा दें, ये ऑप्शन हटा दें, 2 ऑप्शन बचे हमारे पास। आ गया भाई।
एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का एसिटिक एसिड होता है जनरली यूज्ड किसके अंदर, विनेगर के अंदर, सिरके के अंदर। और सिरका किस में यूज होता है भाई, अचार बनाने में, तो डी के साथ आएगा 4। बोरिक एसिड हमें पता है सुहागा, सुहागा एज एंटीसेप्टिक यूज होता है। सिट्रिक एसिड फूड प्रिजर्वेशन के लिए, जैसे नींबू वगैरह का रस है उसे फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन क्या हुआ करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हुआ, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे आओ भाई, हमसे पूछा गया है कि साउंड पिच, साउंड साउंड की पिच किस चीज पे डिपेंड करती है। देखो भाई बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं, तुम्हें याद रखना है कि हाई पिच होती है तो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, लो पिच होती है तो लो फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे वुमेन है, वुमेन की आवाज हाई पिच की आवाज होती है, पैनी आवाज होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। हमें बात सीधी सीधी समझ आ रही है कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए क्या हुआ हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आगे आओ भाई, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे। याद रखना है एक्सरे क्या है, एक एक्सरे क्या होता है भाई, एक्सरे एक ईएम वेव है। क्या है भाई, ईएम वेव है। एक्सरे क्या है हमारी, ईएम वेव है। अब समझना भाई बात को, हमसे पूछा गया विच इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है भाई। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, भाई ईएम वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगी, ये करेक्ट है। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, दे हैव हाई पेनिट्रेशन, दे हैव हाई पेनिट्रेशन लेंथ इन मैटर, हाँ पे हमारी बॉडी के आर पार निकल जाती है, तो पेनिट्रेशन पावर तो ठीक है। दे हैव वेव लेंथ, देयर वेव लेंथ इज मच स्मॉलर देन द विजिबल लाइट। इसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, हमें ईएम स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए। ईएम स्पेक्ट्रम में सबसे पहले आती है हमारे पास गामा, गामा के बाद आती है एक्सरे, एक्सरे के बाद क्या आता है भाई, एक्सरे के बाद आती हैं हमारी यूवी रेडिएशंस, यूवी के बाद आती है विजिबल लाइट, विजिबल के बाद आती है इंफ्रा, इंफ्रा के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद रेडियो। और जो ये सीक्वेंस है, ये जो इस तरीके का सीक्वेंस है, ये है इंक्रीजिंग इन वेवलेंथ। वेवलेंथ इंक्रीज होने का, तो हमसे क्या बोला गया, देयर वेवलेंथ इज मच स्मॉलर देन द विजिबल लाइट, विजिबल लाइट से इनकी वेवलेंथ स्मॉल होती है। हमने कहा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो क्या बचा, ये आंसर बचा। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा भाई। आगे आओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कौन सा है भाई, प्लेन मिरर वही है जो सुबह सुबह हम देखते हैं। और तुमने वो गाना सुना होगा, सजना है मुझे सजना के लिए, वो गाने में जो चीज दिखाई गई है वो प्लेन मिरर ही है। अब आओ भाई हम उसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। इट इज द सेम साइज एज दैट ऑफ द सब्जेक्ट, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही इमेज का होता है, ये करेक्ट है भाई। दूसरी बात पे आओ, लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है, तो लेफ्ट को राइट देखना, राइट को लेफ्ट देखना, इसी को बोला जाता है लेटरल इन्वर्टेड, ये भी करेक्ट है। इट इज अ रियल इमेज, ये हमें देखना पड़ेगा। एक सेकंड के लिए पहले ऑप्शन डी देख लेते हैं। इट इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट। अगर ये मैंने कहा मिरर है, इसके सामने मान लो 5 मीटर के ऊपर आदमी खड़ा है, तो इसकी इमेज भी 5 मीटर ही दिखाई देगी, ये भी करेक्ट है। तो बचा हुआ क्या हुआ हमारा आंसर हुआ, हमें जो इमेज दिखाई देती है वो सीधी दिखाई देती है, तो याद रखना है कि भाई वो कैसी है, वो इरेक्ट है, वो वर्चुअल है। तो ये ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है और नॉट करेक्ट ही पूछा है हमसे, यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आओ भाई, पायरोस्कोप की बात कर रहा है भाई, हमसे कह रहा है कि भाई पायरोस्कोप है, उसके अंदर जो दो प्लेन मिरर है उनके बीच में एंगल कितना होगा। देखो भाई इस तरीके का होता है पायरोस्कोप, ऐसे ये सीधी है भाई, यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा होता है, यहाँ एक प्लेन मिरर लगा होता है। अगर इन दोनों को हम आगे बढ़ा देंगे तो ये क्या बना देंगे, दो पैरेलल लाइंस बना देंगे भाई, और पैरेलल लाइंस के बीच में बस पैरेलल होंगे, पैरेलल हमारा आंसर हुआ। आगे आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 को देखना भाई, पढ़े थे हमसे, बहुत आसान क्वेश्चन था बट स्टिल न्यूमेरिकल था, तो कई बच्चों ने नहीं किया था अटेम्प्ट। आ जाओ भाई, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो v1/v2। हमने कहा u 3/2, ये हमें गिवन है, ये है 3 × 10⁸ हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी थी। 3 से 3 कैंसिल हुआ, v2 क्या आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा आंसर होगा।
आगे आओ भाई, हमसे क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इनमें से बताना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी। तो ये वेवलेंथ का ऑर्डर था हमारे पास और इसी को यूज करते हैं भाई। जो सबसे पहले होगा उसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी। रेडियो वेव यहाँ कहीं है, रेडियो वेव इसकी तो सबसे ज्यादा है, फिर है विजिबल, ये रहा विजिबल, फिर है इंफ्रारेड, ये रहा, फिर है यूवी, यूवी है यहाँ पे, तो इसकी सबसे कम है क्योंकि इस तरीके से जब मूव करते हैं तो इंक्रीज होती है वेवलेंथ। तो हमने कहा कि भाई ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ भाई, व्हाट इज द फोर्स कांस्टेंट के ऑफ अ स्प्रिंग, यूनिट पूछी है भाई हमसे किसकी, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट की। तो एक तरीके से हम बोलेंगे, हमसे पूछा है स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट, और तुम्हें याद रखना है कि भाई स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट होती है भाई न्यूटन मीटर। याद रखना है क्या रहेगी इसकी यूनिट भाई, न्यूटन मीटर। पर मीटर नहीं होगा, न्यूटन मीटर होगा, ये चीज याद रखना भाई। ऐसा क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछा जाता है भाई, यूनिट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एक ना एक पूछा जाता है। तो सिंपल आएगी, तुम्हें पता होगा। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारे बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये मैं नहीं कराऊंगा भाई, मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। आगे आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। हमसे क्या पूछा गया कि हमने हवा मारी एक ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर लाइम वाटर था। लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की। तो याद रखना है लाइम वाटर मिल्की किसकी वजह से होता है, हमने कहा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन भाई रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन अब से पहले 2007 में पूछा गया था। महात्मा गांधी दांडी मार्च वाज ए ग्रेट इवेंट। दांडी मार्च किसके लिए थी, तुम्हें पता ही है, ये साल्ट टैक्स के लिए थी। और तुम्हें पता है गांधी जी ने बहुत लंबी यात्रा करके क्या किया था, नमक बना करके नमक का कानून का विरोध किया था। नमक का फॉर्मूला होता है भाई NaCl। तो ये रिलेटेड है किससे, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड से। आगे आओ भाई, हमसे क्या पूछा है, अच्छा फॉर्मूले को मैच करना है भाई। ये सारे देखो, बड़े ध्यान से देखो, ये सारे के सारे हमारे सॉल्ट हैं, एसिड्स हैं, बेसिस वाला चैप्टर से ये क्वेश्चन है। हमें बस क्या करना है भैया, उठा करके ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहले देखो भाई, जहां पे भी ब्लीच होगा उसके अंदर क्लोरीन जरूर होगी। क्लोरीन किस में है, ऑप्शन 4 में, तो ए के साथ आएगा 4। तो ये तो ऑप्शन तो हमने पहले ही काट दिए हैं। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा, फिर है हमारे पास स्लेक्ट लाइम। ओ भाई आ जाओ, स्लेक्ट लाइम का क्वेश्चन अभी था ऊपर, इसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है भाई, कैल्शियम और किसमें प्रेजेंट है, तो डी के साथ हमने लिखा 3। डी के साथ 3 दो में है भाई, यहाँ पे अटक गए। अब हमसे पूछा जाएगा, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए वाशिंग सोडा का फॉर्मूला। सोचो एक बार क्या होगा वाशिंग सोडा का फॉर्मूला, मेरे ख्याल से सोच लिया है सबने। और वाशिंग सोडा का फॉर्मूला है भाई हमारे पास क्या, Na2CO3। ये जो 10H2O हो, अगर तुम किसी बुक में देखोगे 10H2O नहीं दिखा मिलेगा। ये जो 10H2O है इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं भाई, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये चीज याद रखना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट ये जरूरी है किस चीज के लिए, क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए। तो वाशिंग सोडा सी के लिए 2, हमारे ऑप्शंस फिट हो गए हैं। ए के लिए 4, ए के लिए है हमारे पास 4, बी के लिए है बचा हुआ 1। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। आगे आते हैं भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आ जाओ भाई, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि भाई नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल। कॉपर सल्फेट के अंदर हमसे पूछा है भाई, कॉपर कॉपर सल्फेट का अगर हमने क्या करना है, क्रिस्टल बनाना है, कॉपर सल्फेट का अगर हमने क्रिस्टल बनाना है, तो उसके लिए हमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। देखो भाई, CuSO4 ये कॉपर सल्फेट हुआ, इसके साथ .XH2O लिखा होता है बुक के अंदर। हमें बस ये पता होना चाहिए कि ये जो x की वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, ये 0 से लेकर के भाई 5 तक हो सकती है। तो इसे हटा दो, इन तीनों में से करेक्ट जो आंसर माना जाएगा वो होगा 5 भाई। वैसे करेक्ट तो ये भी है, बट 5 मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है हमारा भाई। आ जाओ आगे बढ़ते हैं भाई, देखो आ जाओ भाई,
क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है? कह रहा है सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक। सिल्वर आर्टिकल ब्लैक हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एयर बिकॉज। ऑप्शन 1 देखते हैं भाई। अच्छा, सिल्वर गेट ऑक्सीडाइज्ड टू सिल्वर ऑक्साइड। देखो भाई, एक हद तक ठीक है, बट याद रखना है सिल्वर कैसे किस कैटेगरी में रखते हैं। सिल्वर को हम इनर्ट मेटल बोलते हैं। इनर्ट मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ना वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, तो पहला ऑप्शन इसलिए गलत किया मैंने। दूसरे पे आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कभी रिएक्ट नहीं करेगा भाई, नाइट्रोजन के साथ भी नहीं करेगा। बचा हुआ 4 आंसर हमारा करेक्ट है। और याद रखना है भाई, सिल्वर जो है वो सिर्फ सल्फाइड बनाता है। सिल्वर सल्फाइड H2S के साथ ये क्या करता है? रिएक्ट करता है, और ये ब्लैक कलर का होता है। ये चीज याद रखना। ये कैसा होता है? ब्लैक इन कलर होता है। आगे आ जाओ भाई। एक्स टेम्परेचर है। एक्स इज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इन केल्विन। एक्स किसमें गिवन है भाई? हमें केल्विन में गिवन है। वाई टेम्परेचर है सेंटीग्रेड के अंदर। वाइट किसके अंदर है? सेंटीग्रेड के अंदर है भाई। रहे थे किसके बारे में? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। हमें एक्स गिवन था किसके अंदर? केल्विन के अंदर। वाई गिवन है हमें सेल्सियस के अंदर भाई। आ जाओ, सिंपल सी चीज है भाई। हम लोगों को पता है कि भाई केल्विन किसका इक्वल होता है? सेल्सियस प्लस 273 होता है। ये डायरेक्टली टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। x इक्वल टू क्या आ गया? y प्लस 273। ऑप्शन को मैच करते हैं। ये ऑप्शन बी क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। आओ भाई, हमसे क्या पूछा है? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी पूछी है। तो R इक्वल टू क्या होता है? रो L अपॉन ए। ये होता है मीटर के अंदर, ये मीटर स्क्वायर के अंदर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ये है ओम के अंदर। इसे इस तरफ भेज देना, तो ये हो गया यहाँ मीटर मीटर। और ये हो गया रो। रो की यूनिट आ गई ओम मीटर, पर यहाँ सेंटीमीटर में है तो मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दो। ये आ गया आंसर ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है भाई। हमसे पूछा गया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है? हम कहेंगे ऑप्शन सी, दैट इज रेडियो वेव। समटाइम्स अगर ऑप्शन में क्या प्रेजेंट हो, रेडियो वेव ना हो करके क्या हो भाई? माइक्रोवेव्स हो, तो माइक्रोवेव्स भी करेक्ट आंसर होगा। और भाई ये थे तुम्हारे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड? These are the questions that are related to physics and chemistry. आगे कोई क्वेश्चन नहीं है भाई। They are more than sufficient to clear the cutoff the physics and chemistry. चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद 2019 सेकेंड CDS के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। जल्दी ही आ रही है वो वीडियो भी, तो तैयारी करते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।